अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आप लोगों ने फ़िक्र क्लासेस के अंदर कि हर सेक्शन जो है वो डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर है। तो ज़ाहिर लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी ये ख्वाहिश होगी हर फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है वो एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाए। दैट्स वाई हमने ये सोचा कि एक ऐसा चैप्टर शुरू किया जाए जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई आगाज़ किसका किया, चैप्टर नंबर 6 का आज स्टार्ट लिया। और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट लेने की वजह क्या है कि जो उसके स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं ना बच्चों, वो ऐसे हैं जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एंड में भी कुछ डेरिवेशन वगैरह हैं वो आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाय द वे, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स के पहले भी हम बहुत सारे लॉज यानी कि 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा लॉ है न्यूटन का वो कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, न्यूटन ने अपने इस लॉ में क्या कहा, पहले ज़रा कहानी सुन लें इस लॉ की कि न्यूटन अपने लॉ में कहता है कि अगर आपके पास या किसी भी पूरी यूनिवर्स के अंदर 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका दूसरा नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, 2 बॉडीज़ हैं, लेट सपोज ये 2 बॉडीज़ हमारे पास हैं, इन 2 बॉडीज़ के दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके मासेस के, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सही है, और इनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर इनका डिस्टेंस कम हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। इनका डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, और पहला फैक्टर क्या था कि जो इनके मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर बच्चों का सवाल ये होता है कि सर आप कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, तो दोनों बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाती? ठीक है, इसका जवाब ये है बच्चों कि ये वाली फोर्स भी इस पे लगा रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये वाली बॉडी भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अपने ही लॉ के अंदर न्यूटन ने थर्ड लॉ के अंदर कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन बराबर होता है। दैट्स वाई जो अपोजिट और आपके पास रिएक्टिव फोर्स होती है वो कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो जाती हैं दोनों। दैट्स वाई जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं बॉडीज़। तो हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आप लोग फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। तो मैं स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ। स्टेटमेंट की हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल डालेंगे आप हेडिंग स्टेटमेंट की। 2 बॉडीज़ आपके पास, तो क्या लिखेंगे? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। लिख दिया बच्चों पे आपने, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। मैंने यही बात की थी कि पूरी कायनात में कोई भी 2 बॉडीज़ हों वो क्या करती हैं? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी दूसरी बॉडी को। लिख दिया आपने, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। अब जाहिर है कि जब अट्रैक्ट कर रही है तो उसको अट्रैक्शन के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर होगी। सही है, वो फोर्स क्या होगी? अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स। तो लिख दिया बेटा यहाँ पर विद अ फोर्स, आ गया विद अ फोर्स। अब देखें, अब ये फोर्स जो है क्या है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किसके मासेस की बात कर रहे हैं? उन दोनों बॉडीज के मासेस की बात कर रहे हैं जो कि अट्रैक्ट हो रही हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अच्छा, अब फिर दूसरा फैक्टर मैंने क्या कहा आप लोगों को? दूसरा फैक्टर मैंने ये कहा आप लोगों को कि जितना करीब होंगी उतना ज़्यादा स्क्वायर टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना दूर होंगी डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्वायर टाइम्स क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, अब तो सेकंड चीज़ क्या देंगे यहाँ पर आपके पास? वो आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, to the square of the distance between them। ये तो आगे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट आ गया कि न्यूटन साहब ने अपने लॉ के अंदर ये कहा था जितने ज़्यादा बॉडीज़ का मास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जितना बॉडीज़ का मास कम होगा, ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करवाने के बाद उतना कम आंसर आएगा। जितना कम आंसर आएगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। इस पूरे लॉ को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ बच्चों तो कैसे लिख सकता हूँ? हेडिंग चलेगी मैथमेटिकली की। ये आपके पास आ गई हेडिंग मैथमेटिकली की। हमने क्या कहा? हमने सपोज कर लिया कि इफ़, या ऐसे कर लेते हैं कि कंसीडर 2 बॉडीज़, 2 बॉडीज़ कंसीडर की आपने,
कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2। एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास क्या है बच्चों, m2 आपके पास है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो भी डिस्टेंस उसके दरमियान है उसको आप कर रहे हो रिप्रेजेंट किससे, r से। फिर आगे क्या लिखोगे कि लेट F बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर F आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देन आप अकॉर्डिंग टू द लॉ कैसे लिख सकते हो फॉर्मूले को, आप लिख सकते हो ना कि देन अकॉर्डिंग टू द लॉ यू हैव, अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया आपके पास कि F इज इक्वल्स टू G। अब देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास पहला फैक्टर क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये वाली बात समझ में आई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये यहाँ ये लिखा हुआ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या कह रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हेयर द r इज रिप्रेजेंट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो जब r रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के, राइट। नाउ दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया, लिख दिया यहाँ पर कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब तुमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद तुम्हारे पास बेटा आंसर क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। As we know that when sign of proportionality is removed, it will substitute by a constant, and here the constant is capital G। आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हुआ, क्या लग गया है, कैपिटल G लग गया, G m1 m2/r²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन्स लॉ बाय विच वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज, राइट बच्चों। अब देखिए इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास G है क्या, बेसिकली वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके पास आ गई सिस्टम इंटरनेशनल में, किसकी वैल्यू आ गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एंड इन अदर सिस्टम, वगैरह ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिस्टम का नाम ले देते हैं CGS सिस्टम ना। इन CGS सिस्टम इट्स वैल्यू इज, ज़्यादा फर्क नहीं है, 6.67 -8, यहाँ पर होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन। अच्छा, वो तो CGS में क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और यहाँ पे आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ख़त्म हुआ। एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। हम देखें क्या कहा था न्यूटन ने कहा बेटा कि आपके पास किसी यूनिवर्स में जो है दो बॉडीज़ हैं, उन दो बॉडीज़ के क्या होती है, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हैवी बॉडीज़ हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, आपके पास लाइटर बॉडीज़ हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी बेटा, कम होगी आपके पास, सही है। और उनके दरमियान का जो फासला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और कैसे, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मैं डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर कि बेटा इस तरीके से मामला होगा। इफ दिस वन इज बॉडी A, ये आपके पास आ गया मास 1, एंड दिस वन इज बॉडी 2, ये आपके पास आ गया m2, राइट।
द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, अच्छा डिस्टेंस लेते हैं सेंटर टू सेंटर, यानी कि इसके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा और इसके सेंटर तक। बहुत से फिजिशियन इसलिए ये भी कहते हैं कि आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि यहाँ पर दोनों बॉडीज़ के रेडियस इन्वॉल्व थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है। दैट्स वाई हमारे पास जो फैक्टर है न्यूटन लॉ का डिस्टेंस वाला, वो आर स्क्वायर लिया जाता है, और इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। आई होप सो कि आप लोगों को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी हमारे लिए, ये सब कुछ हम मैट्रिक में पढ़ चुके थे, बस एक छोटा सा रिव्यू था जो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, राइट। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है इस पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों ने, वो सब पूछ लीजिएगा आप लोग। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं 1 मिनट देता हूं आप लोगों को, आप लोग इस पूरे बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप कॉपी कर सकें आराम से। फिर मैं इसको इरेज करूंगा और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसी के अगला टॉपिक है हमारे पास मास ऑफ अर्थ का, यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ अर्थ, कि ज़मीन का मास कितना होता है। ये भी कोई आपके पास जो है वो नई चीज़ नहीं है, ये आप लोग जो हैं वहाँ मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लास के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये सारी बातें। तो हेडिंग डालते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, मास ऑफ अर्थ, कि ज़मीन का मास जो है वो कितना होता है। उसकी एक्चुअल वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, हाँ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद उसमें सारी वैल्यूज पुट करवाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है बच्चों। तो पहले छोटा सा जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लें कि हमने मान लिया कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास क्या है बच्चों, m है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, कहाँ रखी तुमने, विच इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस कराई है, विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस पे तुमने एक छोटी सी बॉडी प्लेस करवाई जिसका मास क्या है, m है, एंड me बी द मास ऑफ अर्थ। ये क्या हो गया तुम्हारे पास, me बी द मास ऑफ अर्थ। ये आपके बात समझ में आ गई कि m जो है वो बॉडी का मास था और me जो है वो किसका मास है, आपके पास मास ऑफ अर्थ है। अब देखिए जब ये मास ऑफ अर्थ जो है, और इसके अलावा एक बात और, इफ re बी द रेडियस ऑफ अर्थ, be the radius of earth, then according to Newton's law of gravitation, हम क्या कर सकते हैं, देखें आपसे क्या रहे हैं, पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसके बाद फिर जो है वो हम क्लिक करेंगे। ये तो आ गया आपके पास डायग्राम, ये आ गया एक सर्कल, ये सब फर्ज कर लीजिए कि ये अर्थ का सर्कल है, इसको सही से कर लेते हैं एक बार। देखें ये आ गया बच्चों आपके पास एक सर्कल जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, कि ये फॉर एग्जांपल एक अर्थ है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर तुमने एक बॉडी प्लेस करवाई है, ये आ गई वो बॉडी, इस बॉडी का मास है हमारे पास m। न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके दरमियान का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता था कि हम इसका भी क्या करें, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस लें, लेकिन चूंकि इसका सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है वो इतना छोटा है, इसके सेंटर के मुकाबले में हमने क्या कर दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया। जब निगलेक्ट कर दिया तो हमने एक बात मान ली, द डिस्टेंस बिटवीन these two bodies, it means कि number 1 is earth and number 2 is a small body, the distance between them is equal to radius of earth, it means कि re, और जो mass of earth है वो क्या बच्चों, me है। समझ में आ गई वाली बात आप लोगों के। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जानते हैं एक बात के फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। हेयर m1 इज mass of earth, m2 is mass of the body and distance is the radius of earth. So
हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकेंगे कि F इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर। समझ आ गई बात ये वाली? ठीक है बच्चों। अब बॉडी कहाँ रखी हुई है? सरफेस ऑफ अर्थ पे रखी हुई है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे अट्रैक्ट कर रही होगी, वो इस बॉडी के वेट के बराबर होगी। और हम ये बात जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होती है। अच्छा, वो कैसे? तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, वो क्या कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप F से करेंगे रिप्रेजेंट और वेट को करेंगे W से रिप्रेजेंट। तो W का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? mg होता है। इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? F इज इक्वल्स टू mg बनने वाली है बच्चों। ठीक है भाई। अच्छा जनाब, तो आइए बना देते हैं F इक्वल्स टू mg हम। ये बोर्ड इरेज हो गया आपका। अब चलें आगे चलते हैं। आपके पास बेटा इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? F इज इक्वल्स टू mg बन जाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये तो हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास बच्चों क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। Whenever two equations are equal to the same variable, we are supposed to compare them। हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लिया। जरा ये देखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमने कंपेयर कर लिया 1 को 2 के साथ। जब कंपेयर किया तो आंसर क्या आया? mg इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम ओवर आर ई स्क्वायर। आप बच्चों देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे भी m मौजूद है और राइट साइड पे भी m मौजूद है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। m से m क्या हो गया? कैंसिल। सो द नेक्स्ट इक्वेशन बिकम g इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये तो हो गया ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्रेविटी की तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम थोड़ी देर में अपना लेक्चर जो है बेटा एंड कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये तो आपके आ गया जी का फॉर्मूला। मैंने क्यों ब्लॉक किया इस चीज़ को? ताकि अभी आगे जाके हम जो डेरिवेशन करेंगे ना, वो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बच्चों को याद ही नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया? इसको ब्लॉक बना दिया। इसको प्रॉपर ब्लॉक बना दिया हम इसको बेटा। मैंने प्रॉपर ब्लॉक में कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को याद रहे कि जी का फॉर्मूला जो है ना, ग्रेविटी का फॉर्मूला एट सरफेस ये होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ से मुझे चाहिए मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा? आर ई स्क्वायर हो रहा है डिवाइड, मतलब कि मल्टीप्लाई। जी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। जब ऐसा सिनेरियो हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे और एम ई की वैल्यू आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई बाय जी। इट मीन्स एम ई इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ अर्थ। इफ अगर हमसे पूछ लें कि बेटा बताओ मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है, फिर क्या करोगे? फिर ये करोगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ लिखोगे सारी की सारी। तुम्हें याद होनी चाहिए वैल्यूज़, तो अच्छी बात है। नहीं याद कोई बात नहीं, बोर्ड लिख के देगा सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज़, और बोर्ड लिख के देता है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई बच्चों? सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ याद रखना 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर्स। कैपिटल जी की वैल्यू अभी लिखवाई थी वहाँ पर, तो क्या हो जाएगी? 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सारी वैल्यूज। नाउ यू आर सपोज टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन। सो अब क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगी एम ई इज इक्वल्स टू जी की जगह 9.8, आर ई की जगह 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 का स्क्वायर, इस जी की जगह 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन योर कैलकुलेटर, अच्छा ख्याल रहे वो क्या, न्यूमरेटर जब लिखेंगे ना, जिनके पास ऐसे कैलकुलेटर होंगे जिसमें ऐसे लिखा होगा AB/C, तो भाई एक काम करना, जब ये वैल्यूज पुट कराओ ना, ये वाली 9.8 वाली वैल्यू पुट कराओ, तो ब्रैकेट यूज़ कर लो ना, आंसर कभी सही नहीं आएगा तुम्हारा।
जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.018 एक्सपोनेंशियल 24 किलोग्राम, जिसको हम ऑलमोस्ट क्या लिखते हैं, ME इज इक्वल्स टू 6 एक्सपोनेंशियल 24 किलोग्राम। ये आपके पास आ गया मास ऑफ अर्थ। और हम इस टॉपिक के साथ अपनी क्लास को एंड करेंगे बेटा आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेंसिटी ऑफ अर्थ देखेंगे और वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।